हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो लेसन बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब हम इस वीडियो में वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम इस वीडियो को एक स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होंगे, पहले तो हम वो सारी अमेंडमेंट्स देख लेंगे विच आर रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ एग्जिस्टेंस में आए, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अमेंडमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज रिकॉग्निशन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज थी, उसके बाद कौन कौन सी अमेंडमेंट के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस और ऐड होती गई एज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हम एक स्लाइड में वो सारी अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ऑल अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखेंगे विच देन विल नॉट बी रिलेटेड टू दिस टू वन। उसके बाद हम ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी अपडेट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो गिव अस अ लाइक ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज where you get all the relevant information which is helpful for your examination. So जैसा कि मैंने आपसे बात की थी that we are going to learn about the creation of states and union territory through amendments. That is, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्रिएट हुए या हमने एक्वायर की, हम उनके बारे में एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, इट इज 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो दादरा एंड नगर हवेली विच वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पोर्टुगीज, उसको हमने यूनियन ऑफ इंडिया में एसिमिलेट किया, विच वाज 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो फॉर यू इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट converted Dadra and Nagar Haveli into a union territory. Next amendment is 12th constitutional amendment 1962. इससे हमने क्या किया, we recognized Goa as a state and constituted Daman and Diu as a union territory. Again, Goa and Daman and Diu both were under Portuguese occupation. हमने 12th constitutional amendment से again इसको simulate किया Union of India में। या next is 13th constitutional amendment 1962. ये जो अमेंडमेंट थी 13th अमेंडमेंट, इसने नागालैंड को स्टेट का स्टेटस दिया। नेक्स्ट इज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। 14th अमेंडमेंट के साथ हमने पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। अब जो पुडुचेरी थी इट वाज अ फ्रेंच टेरिटरी, तो उसको हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूनियन ऑफ इंडिया में उसको एडमिट किया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो अमेंडमेंट कौन से नंबर की अमेंडमेंट है और उससे कौन सी स्टेट को या कौन सी टेरिटरी को हमने स्टेट का दर्जा दिया या यूनियन ऑफ इंडिया में सिमुलेट किया या फिर हमने उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969। दिस फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। दैट मीन्स 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ मेघालय. The last one which related to the creation of the states and union territories through amendments is 36th constitutional amendment. 36th constitutional amendment 1975 से सिक्किम attained the full-fledged statehood. So next is your amendments which are related to the language recognitions. मतलब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 लैंग्वेजेस थी जो रिकॉग्नाइज थी, लेकिन अब कितनी है 22 लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 14 से 22 तक हम कैसे पहुंचे, बाय वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो हम क्या देखेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया। सो हमारे पास पहले जो अमेंडमेंट है वो है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 जिसने सिंधी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट इज 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसने किसको रिकॉग्नाइज किया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस को। सो कोंकणी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, इट इज स्पोकन इन गोवा एंड अराउंड गोवा। सो उसके अलावा मणिपुरी, नेपाली, यू नो मणिपुरी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नेपाली इन नेपाल। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने किस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिलवाई, विच वॉज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस। सो डोगरी लैंग्वेज वी ऑल नो इज स्पोकन इन जम्मू रीजन और जो मैथिली लैंग्वेज है इट इज प्राइमरली स्पोकन अराउंड बिहार, इन बिहार एंड अराउंड बिहार एरिया। और जो संथाली लैंग्वेज है वो भी उसी एरिया में बोली जाती है अराउंड वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। सो नाउ वी मूव टू 96th अमेंडमेंट एक्ट 2007 जिसने ओडिया को दोबारा नया नाम दिया एज ओडिया। सो मतलब इसने कोई रिकॉग्निशन नहीं दी, ये पहले से ही रिकॉग्नाइज थी, लेकिन इस अमेंडमेंट ने उसका नाम बदल ओडिया से ओडिया कर दिया। So with the above respective amendments, the languages were added in the 8th schedule. That means ये जो 22 languages हैं जो recognized हैं by constitution, उनको एक 8th schedule में add किया गया। So अब हम अपने थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, which are the important constitutional amendments.
मतलब हमने स्टेट्स के साथ जो अमेंडमेंट्स जुड़ी हुई थी वो सारी कर ली हैं, जिससे स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए थे। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस से रिलेटेड अमेंडमेंट देख ली, जिससे लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी गई थी। अब हम चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की तरफ। अब हम बात करते हैं बाकी अमेंडमेंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमेंसमेंट में आया 26 जनवरी 1950 में। सो उसके थोड़ी देर बाद ही हमें एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, विच वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? दिस एम्पावर्ड द स्टेट to make special provision for the advancement of socially and economically backward class. That means इस amendment ने state को एम्पावर किया किस चीज के लिए कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। किन के लिए? जो सोसाइटी में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको हम बोलते हैं SEBC। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ state, added 9th schedule to protect the land reform and other laws included in it from judicial review। मतलब उस टाइम पर क्या चल रहा था? कंट्री wanted to go for the land reforms, state wanted to go for the land reforms। क्यों? क्योंकि जो लैंड की होल्डिंग्स थी वो कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा थी, और इंडिया को एज अ एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, सोशलिस्ट पाथ पे लेके जाने के लिए व्हाट वाज रिक्वायर्ड कि उस लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए। बट सिंस उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, तो जब भी स्टेट कोई भी ऐसा लॉ लाने की कोशिश करता था जो उनके राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज करता था या उनसे उनकी लैंड लेने की कोशिश करता था, तो वो डायरेक्टली चैलेंज हो जाता था सुप्रीम कोर्ट में। सो स्टेट को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लेके आने के लिए। सो व्हाट हैपेंड? फर्स्ट अमेंडमेंट से एक 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया। उस शेड्यूल का मतलब क्या था कि कोई भी ऐसे लॉज जो स्टेट बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? जो भी लॉज 9th शेड्यूल में होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। दैट मींस वो लॉज को अब प्रोटेक्शन मिल गई फ्रॉम द कोर्ट के सिंस वो लॉज लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हैं, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अब इसका क्या बना क्या नहीं बना, ये इसके लिए आप हमारी और वीडियो देख सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा इसने 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऐड किए। मतलब जो आर्टिकल 19 है विच ऑफर्स अस फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच इज ऑफ कोर्स नॉट एब्सोल्यूट राइट, उसमें 3 ग्राउंड्स और ऐड किए रिस्ट्रिक्शंस के। वो 3 ग्राउंड्स क्या थे? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। मतलब इन 3 कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स हैं विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Of course, these were just the addition to the already existing restrictions on Article 19. Next important amendment की बात करते हैं, which is Fourth Amendment Act 1955. इसने क्या किया? This authorized the state to nationalize any trade. That means Fourth Constitutional Amendment क्या बोल रही है कि state को पावर है कि वो कोई भी ट्रेड को, बिजनेस को नेशनलाइज कर सकती है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, विच इज 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th अमेंडमेंट क्या बात कर रहा था? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दैट मींस एक स्टेट का सिर्फ एक हाई कोर्ट ऐसा जरूरी नहीं है। जो एक हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट्स को भी कैटर कर सकता है, 2 से ज्यादा स्टेट्स को भी कैटर कर सकता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है विच इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके अलावा इस अमेंडमेंट ने क्या बोला कि abolished the existing classification of states into four categories, that is part A, B, C, D states, and reorganize them into 14 states and 6 union territories. मतलब जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारी स्टेट्स की क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन पार्ट A, B, C, D। वो क्या था? जो पार्ट A स्टेट्स थे दे वर एक्चुअली द ब्रिटिश एरा प्रोविंसेस। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे स्टेट प्रोविंसेस थे वो पार्ट ए में थे। पार्ट बी में क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में क्या थे? चीफ कमिश्नरेट स्टेट्स, जो वो गवर्न करते थे। ऑफ कोर्स दे वर आल्सो अंडर ब्रिटिश रूल ओनली। और पार्ट डी में हमने किसको रखा था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो व्हाट हैपेंड?
ये जो क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन पार्ट ए बी सी डी, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये क्लासिफिकेशन को हमने बाहर निकाल दिया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमने स्टेट्स को अब लिंग्विस्टिकली डिवाइड करना शुरू कर दिया। सो दैट मीन्स इसके बाद हमारे पास 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज विच वर बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अगली अमेंडमेंट है नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट। नाइन्थ अमेंडमेंट ने क्या किया? इट फैसिलिटेटेड द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबरी यूनियन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट 1958। सो दैट मीन्स हमारी जो टेरिटरी थी बेरूबरी, थ्रू नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने उसको पाकिस्तान को सीड कर दिया। सो ये एक केस भी हुआ था बेरूबरी यूनियन केस, जिसमें ये क्वेश्चन उठा था कि अगर हमने कोई अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन नेशन को देनी है तो उसके लिए क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जाएंगे कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जाएंगे? तो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि व्हेन इट कम्स टू सीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, दैट मींस इंडियन टेरिटरी बीइंग सरेंडर टू एनी अदर नेशन, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ही रास्ता लेना पड़ेगा। सो बेरूबरी यूनियन को पाकिस्तान को देने के लिए हमें क्या करना पड़ा? नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 लानी पड़ी। नेक्स्ट इज 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966। इस अमेंडमेंट ने क्या किया था? जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश हुए थे, जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता था उसकी सुनवाई करते थे, उसको एबॉलिश करके ये पावर हाई कोर्ट्स को दे दी गई कि कोई भी इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन पिटीशन की फॉर्म में वो हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। सो अराउंड 71 व्हाट हैपेंड? 24th अमेंडमेंट आई जिसने पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन को। सो व्हाट हैपेंड इन 1971? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई जिसके तहत पार्लियामेंट ने अपने आप को अनलिमिटेड पावर दे दी। किस एस्पेक्ट में? कि किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। मोरओवर ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को पार्लियामेंट को साइन करना कंपलसरी है। देयर इज नो second thought to such constitutional amendment bills. So affirmed the power of the parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights. Next important amendment is 25th Amendment Act 1971. इस amendment में क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कटेल करने की कोशिश की गई थी। ऐसा नहीं है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं था। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी था लेकिन उसको कटेल किया गया। कैसे कटेल किया गया? ये अमेंडमेंट क्या कह रही थी कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ लेके आती है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा रहा है, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? 39B और 39C। किससे रिलेटेड है? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं जो बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, जो बात करते हैं सोशलिज्म की, कि सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाने की। अगर उनको पूरा करने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है और वो लॉ हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट भी कर रहा है, विच इज 14, 19 एंड 31, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी, तब हम उसको इनवैलिडेट करार नहीं देंगे। सो इन शॉर्ट, पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा लॉ लेके आती है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करवा रहा है, विच आर 39B एंड C, जो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और वो लॉ आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, कौन सा वाला? 14, 19 और 31, तब हम उस लॉ को इनवैलिडेट नहीं करार देंगे और वो चैलेंज नहीं होगा लॉ। सो पर्टिकुलरली ये जो अमेंडमेंट्स हो रही थी, दीज वर ओनली टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स इन अ इजियर मैनर, क्योंकि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लैंड रिफॉर्म्स होते थे, लैंड लेने के लिए कोई लॉ आता था तो वो चैलेंज होता था सुप्रीम कोर्ट को, सिंस इट वाज अ फंडामेंटल राइट। सो फिर पार्लियामेंट भी अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स लेके आ रही थी। अब बात करते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसने क्या किया? इस अमेंडमेंट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट है अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है किसी एरिया में तो वो नॉन जस्टिशिएबल होगी। दैट मीन्स कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। यह भी बोला गया दैट द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी नॉन जस्टिशिएबल होंगे। दैट मीन्स कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है, चाहे प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, वो नॉन जस्टिशिएबल होगा, कोर्ट में उसकी हियरिंग नहीं होगी। 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसने क्या किया? इसने अब नेक्स्ट ये बोला कि कोई भी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट,
या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर के ऑफिस की, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी है। सो उस टाइम पे इलेक्शन केस भी चल रहा था, जो कि बहुत पॉपुलर केस था, इंदिरा नेहरू इलेक्शन केस। सो इट वाज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट ओनली विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट बहुत स्मार्ट तरीके से एक अमेंडमेंट लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें वो बोलती है कि कोर्ट हमारे से रिलेटेड, हमारे ऑफिस से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुन नहीं सकता। तो फिर वो डिस्प्यूट्स को कौन सुनेगा? कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। सो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, जिसमें द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने आप को उस प्रीव्यू से ही बाहर निकाल लिया कि कोर्ट अब उनके इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स को, उनके ऑफिस के डिस्प्यूट्स को सुनवाई कर ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट में इतना कुछ आया कि इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और इस अमेंडमेंट को नलीफाई करने के लिए हमें एक और अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, विच वाज 44th अमेंडमेंट, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था? सबसे पहले जो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, विच वर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी प्रेम्बल में। मतलब हमारा प्रेम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो मतलब ये जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड हैं, ये पहले नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इंसर्ट किए गए प्रेम्बल में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रेम्बल में ये वर्ड्स मिसिंग थे तो इंडिया सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहा था, या फिर इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं था। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25 गारंटी करता है इंडिविजुअल को दैट दिस नेशन विल रिमेन अ सेकुलर स्टेट। सेम गोज फॉर सोशलिज्म। डीपीएसपीज आर देयर विच प्रमोट सोशलिज्म, बट इसको एक्सप्लिसिटली अब प्रेम्बल में मेंशन किया गया। इस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई। सो ड्यूटीज ऐड करने के लिए व्हाट अदर चेंजेस वर बीइंग मेड, एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया था, पार्ट 4A, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट किया गया। कौन सी अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। कौन सा पार्ट ऐड किया गया? पार्ट 4A। उसके अलावा कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया जो फंडामेंटल ड्यूटीज की सारी बात करता है, विच वाज आर्टिकल 51A। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज इट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। दैट मींस अब कैबिनेट कोई भी एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस से बाउंड होगा। एक्चुअली प्रेसिडेंट क्या है? ही इज नॉट डी फैक्टे हेड, ही इज डी ज्योरे हेड। सो ही हैज टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सो इसमें भी यही बोला गया दैट ही इज नाउ बाउंड, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ना उसके तहत एक्ट प्रेसिडेंट करेगा। मोरओवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जाएंगी बाय पार्लियामेंट, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के बिल्कुल बाहर होंगी। जुडिशियल स्क्रूटनी उसमें नहीं आएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऑल्सो इट कटेल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने आपके साथ बात की, एंड रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों की रिट जुरिडिक्शन को कटेल किया गया। सो सेम अमेंडमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव की टेन्योर, जो कि 5 साल की होती थी, उसको 6 साल कर दिया, 1 साल और बढ़ा दिया। एक चीज और ऐड की गई जिसमें बोला गया कि जो भी ऐसे लॉज जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए लेके आएंगे, उनको इनवैलिडेट कोर्ट करार नहीं देगा। किस ग्राउंड्स पे? कि दैट दे आर इन वायलेशन टू द फंडामेंटल राइट्स। पहले ये बात कर रहे थे सिर्फ पर्टिकुलर डीपीएसपीस की, विच वर 39B एंड C। यहां पर ये बोल रहे हैं कि डीपीएसपी कोई भी हो, अगर हम लेके आ रहे हैं तो उसको इनवैलिडेट करार नहीं दिया जाएगा। Also, it empowered the parliament to make laws to deal with anti-national activities, and such laws are to take precedence over fundamental rights। मतलब कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लॉ लेके आएंगे, और वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर सकता है, तो वो उससे पहले प्रेसिडेंस ही लेगा। फंडामेंटल राइट उससे पहले नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड बात नेशन की प्रोटेक्शन की है, उसकी इंटीग्रिटी की है। ऑल्सो इट एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच वर इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऐड किए गए बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। Also, it empowered the center to deploy armed forces in any state to deal with the grave situation of law and order. This also shifted 5 subjects from the state list to the concurrent list, that is education, forest, protection of wild animals and birds, weights and measures. So ये जो list है state subjects की, इसको कहाँ ऐड कर दिया गया? concurrent list में। उसका मतलब क्या हुआ कि जो state list पे सिर्फ state laws बना सकता था constitutionally, अब क्या होगा? since हमने उनको concurrent list में ऐड कर दिया, अब center भी law बनाएगा
और अगर डिस्प्यूट होगा स्टेट और सेंटर के लॉज का, सो ऑफ कोर्स जो सेंटर के लॉज हैं वो स्टेट लॉज के ऊपर प्रोसीड करेंगे. सो दिस इज हाउ द चेंजेस वर बीइंग मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा इट डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोरम इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. अब कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड कि हम उसमें मीटिंग कर पाए. सो वो कोरम क्या है? एक्चुअली 10%. लेकिन उसमें क्या किया गया, अगर 10% मेंबर्स अवेलेबल नहीं भी हैं तब भी हम मीटिंग्स को करेंगे. ऑल्सो इट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. तो क्लॉजेस तो और भी बहुत थे, और भी बहुत अमेंडमेंट्स थी 42nd में, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट कवर किए आपके लिए. आगे चलते 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. ये जो अमेंडमेंट थी ये किस चीज के लिए थी? बेसिकली जो 42nd अमेंडमेंट आई थी उसको नलीफाई करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आई 1978. इसने क्या किया, जो उस टाइम पे 5 साल से 6 साल टर्म कर दी गई थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, उसको अगेन 5 साल कर दिया गया. ऑल्सो जो कोरम वाला प्रोविजन था उसको रिस्टोर किया गया कि 10% कोरम चाहिए ही चाहिए मीटिंग्स को करने के लिए. ऑल्सो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि जी अगर आपको कोई मुद्दे पे अपनी एडवाइस रखनी है और आप डिसएग्री करते हो कैबिनेट से, तो आप उसको एक बार वापस भेज सकते हो, और एक बार वापस भेजने के बाद हम उसको दोबारा रिकंसिडर करेंगे. लेकिन फिर भी अगर हम आपको बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है इसको साइन कीजिए, देन दैट इज बाइंडिंग ऑन यू. मतलब यू हैव अ चॉइस कि वंस आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो वापस उस एडवाइस को, लेकिन अगर हम आपको भेजते हैं तो आपको साइन करना पड़ेगा. ऑल्सो इट रिस्टोर्ड सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो नेक्स्ट इज कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती थी उसमें एक वर्ड था प्रोविजन में, इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत ये था कि जब भी स्टेट में, टेरिटरी में हमें कुछ लगे इंटरनल डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ थिंग, तो हम उस पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है. तो उस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज किया गया आर्म्ड रिबेलियन के साथ. दैट मींस सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी नहीं है, इट हैज टू बी आर्म्ड रिबेलियन. मतलब हथियार उठा के एक रिबेल होना चाहिए. उस ग्राउंड्स पे आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो. मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट. मतलब अगर कैबिनेट लिख के देता है फिर आप लगाओगे इमरजेंसी. क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की आड़ में ही कंट्री में एक तरह से अथॉरिटेरियनिज्म प्रमोट किया जा रहा था. सो उसी को कटेल करने की कोशिश की गई. ऑल्सो 44th अमेंडमेंट ने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट ही कर दिया एज अ फंडामेंटल राइट. दैट मींस अब ना राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहेगा, ना बात बात पे अगर हम लेजिस्लेशंस लेके आ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेशन लेके आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बार बार. सो इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. It also provided that fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो यूजुअली फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में नहीं रह रहे होते, हम इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर रहे होते हैं. उस दरमियान फंडामेंटल राइट्स को कटेल किया जाता है. लेकिन 44th अमेंडमेंट ने बोला कि आर्टिकल 20 और 21 फिर भी सस्पेंड नहीं होंगे. सो 20 एंड 21 क्या है? आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो दैट मींस ये दो राइट इवन इफ देयर इज नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड नहीं हो सकते. अब बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 की 1985. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. क्या बात करती है? इट प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and state legislatures on the ground of defection and added new schedule which is 10th schedule containing the details in this regard. अब इसका क्या मतलब है? ये डिफेक्शन की बात करता है. मतलब अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्ट होके आता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से, उसके बाद वो डिफेक्ट कर देता है, दैट मींस उस पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में एडमिशन ले लेता है, तो वो एडमिशन तो ले सकता है लेकिन उसके साथ साथ अपनी मेंबरशिप लूज कर जाएगा. क्योंकि ऐसा देखने में आया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के साथ मतलब एमएलएज और एमपीज की खरीद होती थी सरकार बनाने के लिए. सो एक पॉपुलर फ्रेज भी आया था, आया राम गया राम. दैट मींस देयर वाज अ मिनिस्टर जिसने काफी बार एक दिन में डिफेक्ट किया था. सो दैट वाज अ पॉपुलर फ्रेज, आया राम गया राम. अब हुआ क्या? सो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट ही कर दी विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ. एक लॉ बनाया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें सारी डिटेल्स थी कि आप किस कंडीशन में पार्टी छोड़ के जा सकते. सो इन शॉर्ट, अगर आप डिफेक्ट करते हो अपनी पार्टी को, उसकी मेंबरशिप छोड़ते हो या उसके अगेंस्ट वोटिंग करते हो, देन दैट अमाउंट्स टू डिफेक्शन और आप अपनी मेंबरशिप लूज कर जाओगे.
61st अमेंडमेंट एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये क्या हुई थी अमेंडमेंट? इसने वोटिंग एज को रिड्यूस किया था, 21 से 18 साल कर दी गई थी फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लेके आई ये अमेंडमेंट इन प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटी। दैट मींस जो पहले स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटी था उसको अबॉलिश करके एक कमीशन बनाया गया, मल्टी मेंबर कमीशन फॉर बोथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 65th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट क्या लेके आई? 1991 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को इन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया और इसको डिजाइन किया एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ऑल्सो दिस प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूजुअली यूनियन टेरिटरीज में आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती, सिर्फ पुडुचेरी के केस में और दिल्ली के केस में वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो दिल्ली के केस में कौन सी अमेंडमेंट के साथ आया था? 69th अमेंडमेंट। 70th अमेंडमेंट क्या कह रही है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं दिल्ली में और पुडुचेरी में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्वालिफाई करेंगे। दैट मींस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वी नीड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो इसमें इंक्लूड किया गया दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी और पुडुचेरी के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट को एक लैंडमार्क अमेंडमेंट भी बोला जाता है, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसी ने दरवाजे खोले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। That means this granted the constitutional status and protection to पंचायती राज institutions। अब पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस करार दे दिया गया था और 3 tier सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। इस पर्पस के लिए एक नया पार्ट भी ऐड किया गया था विच वॉज पार्ट 9 एंटाइटल्ड एज पंचायत। ऑल्सो एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया 11th शेड्यूल, जिसमें 19 फंक्शनल आइटम्स थी ऑफ पंचायत। दैट मींस उन आइटम्स पे अब कौन काम करेगा? वेरियस पंचायत्स ऑफ डिफरेंट विलेजेस। सो बेसिकली हम गांधीयन विजन को इंप्लीमेंट करवा रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करवा, दैट टू ग्रांटिंग देम अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सिमिलरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हम जब अर्बन एरियाज में आ गए उसमें हमने 74th अमेंडमेंट की 1992, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया टू अर्बन लोकल बॉडीज। 73rd से हमने किसको दिया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। 74th से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया अर्बन लोकल बॉडीज को। दैट मींस अब अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो और आपके एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं काउंसलर्स के, सो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस करार दिया गया है उनको। सो फॉर दिस पर्पस द अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू पार्ट 9A। 9 आया था पार्ट 73rd अमेंडमेंट से, 74th से 9A ऐड कर दिया गया जिसको एंटाइटल किया गया म्युनिसिपैलिटीज, और 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया। सो पंचायती राज के लिए 73rd अमेंडमेंट, पार्ट 9 11th शेड्यूल, 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज 12th शेड्यूल। सो एडेड 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। अब आती है 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994। सो इस अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या किया? इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था? इट इंक्लूडेड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994। किसमें? 9th शेड्यूल में। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था? 9th शेड्यूल, जिसमें बोला गया था कि कोई भी लॉज बना के अगर इसमें डाल दिया जाए, चाहे वो स्टेट मेड लॉज हो चाहे पार्लियामेंट मेड लॉज हो, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। However, in केशवानंद भारती केस एंड सब्सिक्वेंटली इन मिनर्वा मिल्स केस एंड अदर केसेस इट वाज हेल्ड के जुडिशियल रिव्यू वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो दैट मींस जुडिशियल रिव्यू को आप छीन नहीं सकते हो जुडिशरी से। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994। इसमें क्या हुआ था? ये जो बिल था ये रिजर्वेशन को एक्सीड करके 69% तक ले गया था इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन पोस्ट एंड स्टेट सर्विसेज। सो आइडली तो 50% की लिमिट लगाई गई थी। कौन से केस में? इंदिरा सानी केस में, जिसके लिए आप हमारी पॉपुलर वीडियो को रेफर कर सकते हो, इंदिरा सानी केस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत उस लॉ को जो तमिलनाडु ने बनाया था 1994 में और 69% तक रिजर्वेशन ले गए थे, उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू।
आगे बात करते हैं 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 की। दिस प्रोवाइडेड दैट जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में भी होगी एससीज एसटीज की। दैट मीन्स इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो रिजर्वेशन है दैट विल बी ओनली अवेलेबल इन द इनिशियल स्टेजेस एंड नॉट इन द प्रमोशंस। लेकिन 77th अमेंडमेंट ने कोर्ट की उस रूलिंग को नलीफाई करने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। दैट मीन्स द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसको? टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। मतलब 86th अमेंडमेंट से नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। We all know आर्टिकल 21 is protection of life and liberty। अब उसके अंदर ही आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया which says that के स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री प्लस कंपल्सरी एजुकेशन सारे बच्चों को जिनकी एज होगी 6 से लेके 14 years के बीच में। So this made elementary education a fundamental right, very important and progressive amendment। Also since ये amendment हुई थी तो directive principles के भी subject matter को change किया गया आर्टिकल 45 को, जो बोलता है that state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। इसका अगला पॉइंट क्या था? इट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर 51A ओनली which reads it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। मतलब जो फंडामेंटल राइट है 86th अमेंडमेंट से 21A ऐड किया गया था, वैसे ही 51A के अंडर एक ड्यूटी भी ऐड की गई और इंश्योर किया गया कि पेरेंट्स या गार्डियंस भी इस चीज को लेके अवेयर हैं और स्ट्रिक्ट हैं कि उनका बच्चा एजुकेशन ले। नेक्स्ट इज 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ? जो हमने लास्ट देखा था 65th अमेंडमेंट में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कलेक्टिवली बना दिए गए थे, 89th अमेंडमेंट में उसको बाइफरकेट कर दिया गया। अब दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। So bifurcated the erstwhile combined National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Caste, Article 338, and National Commission for Scheduled Tribe, 338A. So the both commissions consist of a chairperson, vice chairperson, and 3 other members, so which are appointed by the president. Next is 91st Amendment Act 2003. What was 91st Amendment? The total number of ministers, including the Prime Minister in the Central Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. Article 75(1)(a। इसका मतलब क्या था कि जब कोई भी पार्टी पार में आती थी ना, तो अपने बंदों को, अपने पार्टी के मेंबर्स को oblige करने के लिए क्या करते थे? उनको मिनिस्टर्स की पोस्ट दे देते थे। उससे क्या होता था? जो मिनिस्टर्स थे वो उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती थी। तो अमेंडमेंट 91 के साथ क्या हुआ कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ही आप मिनिस्टर्स बना सकते हो। दैट मीन जो आपकी काउंसिल होगी वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से ज्यादा नहीं होगी। जो मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड हो गया उसको भी आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। Also, the total number of ministers, including chief minister in the council of ministers in a state, shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of that state. That means जो क्राइटेरिया पार्लियामेंट में लगा 15% वाला, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी लगा दिया गया। लेकिन इसके साथ एक और भी पॉइंट ऐड किया गया, विच वॉज के जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट 12 से लेस नहीं होंगे। ऑल्सो इट सेड दैट जो 10th शेड्यूल की प्रोविजंस हैं जो एग्जाम्पशन देती हैं फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 members of by the legislature party has been deleted. That means अगर अब 1/3 members के साथ split होता है, then also उस split के केस में भी जो member होगा वो अपनी membership lose कर जाएगा और उसको कोई भी protection नहीं मिलेगी। Only in case of 2/3 members if defect. Only in case of 2/3. Now only in case of 2/3 members if defect, then only protection is there. अब 93rd अमेंडमेंट क्या बोल रही है? इट इज एम्पावरिंग द स्टेट
to make special provisions for socially and educationally backward classes or the scheduled castes or the scheduled tribes in educational institutions including private institutions, चाहे वो एडेड हो और अनएडेड हो, एक्सेप्ट मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब जो स्टेट है वो एम्पावर्ड है कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट प्राइवेट भी है तब भी अगर स्टेट चाहे तो कोई भी स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SEBC क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के लिए इंप्लीमेंट करवा सकता है, प्रोविजन बना सकता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं इस प्रोविजन से। सो ये अमेंडमेंट क्यों आई थी? दिस वाज एक्चुअली टू नलीफाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनामदार केस 2005 में क्या थी, जिसमें कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो स्टेट है वो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इंपोज नहीं कर सकता है। किस पर? प्राइवेट कॉलेजेस पे, चाहे वो मिनॉरिटी हो चाहे वो नॉन मिनॉरिटी हो। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना था कि जो रिजर्वेशन है अगर आप प्राइवेट और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लगाते हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन स्टेट ने ऐसा नहीं सुना और वो 93rd अमेंडमेंट लेके आई, जिसके तहत उसने बोला कि हम कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं SEBC के लिए, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो तब भी बना सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो तब भी बना सकते हैं, चाहे एडेड हो तब भी, चाहे अनएडेड हो तब भी। हाँ, मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तब हम नहीं बनाएंगे प्रोविजन। अब 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया? 97th अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। दैट मींस कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया। इफ वन वांट्स टू pursue with the cooperative society or form cooperative society, that is now a fundamental right, ऐसा 97th अमेंडमेंट में बोला गया। ऑल्सो इसके साथ एक नया डायरेक्टिव भी ऐड किया गया, दैट इज ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। ऑल्सो एडेड पार्ट 9B। इफ यू रिमेंबर पार्ट 9 कब ऐड हुआ था? विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज पार्ट 9A आया, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड पार्ट 9B आया 97th अमेंडमेंट with respect to the formation of cooperative society. Next is 99th Amendment Act 2014. This was very important and controversial amendment. ऐसा क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट ने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया किसके साथ? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ। क्या था? अब जुडिशरी के हाथ में होता है उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स करना। एक सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो अपनी सिलेक्शन को वो डिटरमाइन करते हैं। किस सिस्टम से करते हैं? विल कम अप विद अनदर वीडियो। हुआ क्या था? स्टेट वांटेड कि एक ऐसा कमीशन हो जिसमें स्टेट की भी से हो, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स उसमें हो, ताकि वो डिसाइड कर पाए जुडिशरी में कौन बैठेगा कौन नहीं। और जुडिशरी को ऐसा लगा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सो कॉन्सिक्वेंटली जो कॉलेजियम सिस्टम पहले रिप्लेस हुआ था बाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो दोबारा ऑपरेटिव हो। नाउ विल टॉक अबाउट द 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। सो इफ यू रिमेंबर, हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि बेरूबारी यूनियन को हमने सीड किया था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, इन फेवर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सेम वे हमारा बांग्लादेश के साथ एनक्लेव इशू चल रहा था। दैट मीन्स कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज हमारे इधर फॉल करती थी, कुछ हमारी टेरिटरीज उनके यहाँ फॉल करती थी। तो जो हमारे यहाँ फॉल करती थी उन पे हमारी ऑक्यूपेशन थी और हमने वो टेरिटरीज उनको सीड की, और जो हमारी टेरिटरीज उनकी तरफ थी हमने उनसे ली। सो दिस वाज एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ऐसा करने के लिए हमें अमेंडमेंट लेके आना पड़ा, विच वाज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। So this gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh through exchange of enclaves and retention of adverse possession in pursuance of the Land Boundary Agreement 1974 and its protocol 2011. So amendment 101 2017 introduced goods and services tax. So GST was introduced and replaced the earlier system of वैल्यू एडेड टैक्स थ्रू 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या थी? दिस गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। दैट मीन्स
जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए कमीशन बना है, वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक कमीशन बनाया गया, जिसको 102nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब बात करते हैं 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। इसने क्या किया? इसने बोला कि 10% की रिजर्वेशन दी जा सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस को, अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 4 and 5। दैट मीन्स अदर देन द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जिनके लिए स्टेट टाइम टू टाइम अमेंड भी करता गया कि मैं प्रोविजंस बना सकता हूं फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके अलावा भी 10% रिजर्वेशन दी जा सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। सो गाइस, दीज वर द अमेंडमेंट विच वी हैव डेल्ट इन डिटेल। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को इस वीडियो में कवर किया है और कोशिश की है कि वी मेक इट इजी फॉर योर प्रिपरेशन। So guys, I hope you liked the video, and if you did like, then make sure you give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. Thank you very much.